नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मकान कब्जा और मारपीट मामले में पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा को पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत कर भेजा जेल। बिहार विधानसभा में पेश किए गए बजट 2025-26 का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया स्वागत। और औराई थाना की पुलिस ने अतरार गांव में छापेमारी कर 208 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार में आभूषण कारोबारी राजकुमार के घर पर कब्जा मामले में पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा और राजकुमार गुप्ता दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार मोहल्ले में रविवार को जबरन घर पर कब्जा करने के मामले में पूर्व पार्षद विजय झा के खिलाफ में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया है। रविवार को पूर्व पार्षद ने एक आभूषण कारोबारी के घर में जबरन घुसकर माफियाओं के साथ घर पर कब्जा करने का प्रयास किया था। इस दौरान घर में घुसकर तोड़फोड़ और महिला से मारपीट किया गया था। इस मामले में पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करते हुए आरोपी पूर्व पार्षद और वर्तमान वार्ड नंबर 41 पार्षद पति के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि जमीनी विवाद मामले में राजकुमार की पुत्री सान्या राज के आवेदन के आधार पर पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा एवं अन्य को आरोपित करते हुए जबरन घर में घुसकर लूटपाट, तोड़फोड़ और महिलाओं से मारपीट करने और अन्य कई आरोप लगाए हैं। इस मामले में पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विजय झा के आवेदन पर भी कार्रवाई करते हुए आभूषण व्यवसायी राजकुमार के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। राजकुमार पर आरोप है कि उसने जमीन लिखी लेकिन उस पर साजिश के तहत कब्जा नहीं दिया। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विजय झा और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। को भी संज्ञान में आया है और जो पूर्व पार्षद के द्वारा जो आवेदन दिया गया है और जिनके जो उस घर में रह रहे थे उनके द्वारा भी आवेदन दिया गया है और दोनों के द्वारा दिए गए आवेदन पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी क्या संलिप्तता सर पाई? क्या घर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे वो? नहीं, वो उनका कहना था कि ये घर हमने लिखवा लिया है, हमने यही लोग बेचे हैं किसी दूसरे आदमी को और उनसे हम लोगों ने लिखवाया है। तो ये तो मैटर अलग है, लेकिन जो उनको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए था तो इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आवेदन दिए हैं और हम लोगों ने एफआईआर करके गिरफ्तारी की है। कौन कौन जेल जा रहे हैं सर? वो अब डिटेल तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। जो पार्षद को जेल भेजा जा रहा है, गिरफ्तारी हुई है, हम दोनों गिरफ्तारी हो गई है। बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025 का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्वागत करते हुए कहा कि इस बजट में व्यापारियों के लिए कुछ नहीं। बिहार बजट पर आज परिषद कक्ष में व्यवसायियों एवं उद्यमियों की एक बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता परिषद अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर भीमसेरिया ने किया। अध्यक्ष ने बताया कि बिहार बजट 2025-26 का आकार बढ़ाकर 3,17,000 करोड़ किए जाने का परिषद स्वागत करती है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 38,000 करोड़ अधिक है। बिहार सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति लगाने की बात कही है, जिसका भी परिषद स्वागत करती है। बजट में रोजगार संबंधित निवेश को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। साथ ही आधी आबादी हमारी मातृशक्ति का विशेष ध्यान बजट में रखा गया है, उसका भी परिषद तहे दिल से स्वागत करती है। बजट में युवाओं को 6 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है, परंतु बिहार की आबादी एवं बेरोजगारी को देखते हुए और अधिक नौकरियों का प्रावधान होना चाहिए था। नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में खोलने की बात की गई है, इसका भी स्वागत है। देश में अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों का खुलना आवश्यक है। कैंसर की मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेगूसराय में कैंसर सेंटर खोलने की बात बजट में कही गई है, उसका भी परिषद स्वागत करती है।
बाजार समिति की स्थापना के लिए 1289 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से सरकार का ये आशा है कि किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, किंतु परिषद का ये मानना है कि बाजार समिति प्रदेश के लिए भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। ये व्यवसायियों के शोषण के केंद्र के रूप में कार्य करता रहा है, जिसे दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी ने समाप्त कर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की पहल की थी। इसलिए पूर्व के अनुभवों को देखते हुए ही निर्णय लिया जाना चाहिए। आइए नजर डालते हैं आज के बजट की कुछ प्रमुख मुद्दों पर। प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण होगा। 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बड़े अनुमंडलों में रेफरल अस्पताल का निर्माण होगा। 108 नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खुलेंगे। सभी प्रमंडलों में कैंसर अस्पताल खुलेंगे। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनेगा। पिछड़ों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी। SC/ST की छात्रवृत्ति दोगुनी होगी। प्रत्येक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम बनेंगे। साइबर अपराध रोकने के लिए डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। प्रमुख शहरों में पिंक बस चलेंगे। इसमें चालक और कंडक्टर महिला होंगी। नहर के किनारे सोलर प्लांट लगेंगे। इसके लिए 25 करोड़ का फंड बनेगा। होम स्टे योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला गाइड बहाल होंगी। पूर्णिया हवाई अड्डे से अगले 3 महीनों में उड़ान शुरू हो जाएगा। का बजट ओवरऑल विकासोन्मुख है, लेकिन जितने सालों से बिहार पिछड़ा हुआ है उस रफ्तार में हम नहीं दौड़ पाए हैं। बजट में और भी बहुत चीजें करने की जरूरत थी ताकि हम जो देश का औसत है उसके करीब पहुंच सके। अभी हम सबसे अंतिम पायदान पे हैं। इसका कारण यह है कि हम संसाधन जुटाने के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो जब तक संसाधन जुटाने के बारे में आप बात नहीं कीजिएगा तो खर्चे की बात कैसे कर सकते हैं। कर्जा लेकर खर्च करना हमेशा श्रेयस्कर नहीं होता है। और आपने ही कहा है कि हम जो है फिस्कल डेफिसिट 3% से नीचे ही रखेंगे। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे हमको लगता है कि सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे, जिससे और नए नए रेवेन्यूज जो सरकार के लिए रेवेन्यू के हों वो खुले। क्या लगता है कि इस बजट में व्यापारियों के हित में क्या कुछ करते हैं? व्यापारियों के हित में जनरल इकोनॉमी अगर बिहार की बढ़ेगी तो हर व्यापारी को फायदा होगा, लेकिन स्पेसिफिकली कोई छूट नहीं दी गई है। और महिलाओं को जो प्रोत्साहन दिया गया वह सराहनीय कदम है, क्योंकि महिलाएं भी हमारे 50% भागीदार हैं। अगर उनका योगदान जीडीपी में आता है, बिहार की जीडीपी में आता है, तो नेचुरली बिहार का ग्रोथ होगा। और कम से कम जो महिलाओं का जो वीमेन पावर है, जो अभी तक वेस्ट हो रहा है, जो घरेलू बन के रह जा रहा है, वो पूरे बिहार के काम में आएगा और उनको भी स्वाभिमान की फीलिंग होगी। माह रमजान के दूसरे दिन कंपनी बाग स्थित बाजार में ड्राई फ्रूट्स की बिक्री बढ़ी। रमजान का पाक महीना रविवार से शुरू हो गया है, जिसके कारण बाजार पूरी तरह से गुलजार हो गया है। रोजेदार सहरी व इफ्तार के लिए अपनी जरूरत के सामान खरीदने को लेकर पहुंच रहे हैं। किराना व फल की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखते ही बन रही है। हालांकि इस बार फल व ड्राई फ्रूट्स की कीमत पूरी तरह से कंट्रोल में है, जिसके कारण खरीदारी भी जोरों से हो रही है। सहरी व इफ्तार को लेकर जमकर हो रही है खरीदारी। बाजार पूरी तरह से रमजान की तैयारियों में रंग चुका है। फल, खजूर, ड्राई फ्रूट्स दुकानदारों ने अपने स्टॉल सजा रखे हैं, जबकि ठेला पर फलों की दुकान पहले की अपेक्षा कुछ अधिक ही दिखने को लग रही है। रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहला रोजा रखा, जो पूरे महीने अल्लाह की रहमत की दुआ करेगा। एक ओर जहां फलों की जमकर खरीदारी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मैदा, दूध, खोए, घी, रिफाइन, चीनी, नारियल की बुरादा से तैयार की गई रोटी की बिक्री भी जोरों पर है। बाजारों में बकरखानी 50 से लेकर 100 रुपए तक के बिक रहे थे, जबकि हरा अंगूर 100 रुपए से व काला अंगूर 160 रुपए किलो रविवार को बिका। सेब 120 से लेकर 150 रुपए किलो तक बिका। रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिन भर रोजा रखकर शाम में एक साथ मिलकर इफ्तार किया। खजूर का इस बार का दुकानदारी तो बढ़िया है, इसलिए हर साल से इस बार खजूर कुछ कम है। दाम रेट हमेशा कम है पिछली बार के मुताबिक। कुछ खजूरों में है जो रेट तेजी है, जैसे इराक की खजूरों में रेट तेजी है, बाद बाकी सारी खजूरों का रेट कुछ कम है पिछले साल से।
किस क्वालिटी का खजूर आप अभी बेच रहे हैं? अपने पास में हर क्वालिटी का खजूर मिल जाएगा आपको। ईरान, इराक, आपको जॉर्डन, हर जगह का खजूर मिल जाएगा। सऊदी की खजूरों की होती है। खासियत क्या होता है? खासियत वो होता है कि वो बजट में होता है सर, वो हर किसी की जेब तक पहुंचता है, इसलिए उस खजूर का डिमांड ज़्यादा होता है। सबसे कम क्या रेट से खजूर है? खजूर अपने पास में 100 रुपये केजी से लेके 1400 रुपये केजी तक का है। 150। क्या नाम हो? राहुल नाम हुआ मेरा। दरभंगा से अमृतसर तक चलने वाली जननायक एक्सप्रेस अब LHB कोच के साथ चलेगी। जननायक एक्सप्रेस में यात्री अब आरामदायक सफर कर सकेंगे। गाड़ी संख्या 15211 15212 जननायक एक्सप्रेस अब नए LHB कोच के साथ दरभंगा से अमृतसर चलेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए ट्रेनों में पुराने परंपरागत कोच ICF की जगह नई तकनीक वाले लिंक हाफमैन बूस LHB कोच लगाए हैं। इनमें सीटें ज़्यादा हैं और आरामदायक हैं। यह ट्रेन रविवार को मुजफ्फरपुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से होकर समस्तीपुर मंडल को भेजा गया है। नई ट्रेन विश्व के सबसे अधिक रेल कोच के निर्माण करने वाले उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित फैक्ट्री में तैयार किया गया है। रेलवे के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार 28 फरवरी को यह कोच नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को सौंपा गया। 1 मार्च को लखनऊ से इस खाली कोच को रवाना किया गया। वहीं 2 मार्च रविवार को यह मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दोपहर करीब 12:26 बजे पहुंची, जिसके बाद तुरंत समस्तीपुर के लिए रवाना कर दिया गया। समस्तीपुर जाने के बाद कोचिंग डिपो में इसके पूरे रैंक की जांच होगी। कुछ कमियां पाए जाने पर उसको दूर कर जल्द दरभंगा से इस ट्रेन को चलाने की तैयारी है। इस ट्रेन के सारे कोच साधारण श्रेणी के हैं। करीब 2 दशकों बाद यात्रियों को पुराने कोच से छुटकारा मिलेगा। अब नए LHB कोच के साथ यह ट्रेन दरभंगा से अमृतसर जाएगी। बता दें कि इन कोचों में डिस्क ब्रेक का उपयोग होता है, जो अधिकतम गति को बढ़ावा देते हैं और दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षित होते हैं। इनमें बैठने की क्षमता ICF कोचों से अधिक होती है। दहेज में बाइक और नकदी नहीं मिलने से नाराज युवक गर्भवती पत्नी को छोड़ प्रेमिका के साथ फरार हो गया। दहेज में बुलेट और नकदी नहीं मिला तो 6 महीने की गर्भवती पत्नी को छोड़ पति प्रेमिका के साथ फरार हो गया। पीड़ित महिला ने थाने में आवेदन देकर पति चितरंजन ठाकुर को आरोपित किया है। पूरे मामले को लेकर 6 माह की गर्भवती नन्ही कुमारी ने बताया कि उसका ससुराल औराई थाना क्षेत्र के मधुबन बेसी गांव में है। वहीं पूर्वी चंपारण के मधुबन टोला सरैया में मेरा मायका है। मेरी शादी मई 2021 में औराई थाना क्षेत्र के मधुबन बेसी निवासी चितरंजन ठाकुर के साथ हुई थी। शादी के 4 साल के बाद भी जब वह अपने मायके से बुलेट और पैसे मांगकर नहीं लाई तो उससे नाराज पति अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पति चितरंजन ठाकुर नेपाल के धरान में सैलून की दुकान चलाता है। कभी कभी घर आया करता था। दुकान के समीप के ही एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी 1 साल पहले पत्नी को हुई। जब पत्नी ने पति के अवैध संबंध का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। 15 दिन पूर्व अपनी प्रेमिका जो नेपाली लड़की है उसको लेकर उसका पति घर पहुंचा था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे कहीं और छुपा दिया और जब वह उसे लेकर फरार हो गया है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि औराई थाना में आवेदन प्राप्त होते ही मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पहले शादी तो यहाँ हमारा घनश्यामपुर बेसी शादी हुआ। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पर आए तो फिर यहाँ पर 6-7 महीने ठीक से हमारे साथ थे। अच्छा। फिर वहाँ पर 6-7 महीने के बाद झगड़ा गाड़ी मारपीट सब हुआ हमारे साथ। उसके बाद फिर यहाँ पर हम थाना में कंप्लेंट भी लिखवाए थे। यहाँ पर लिखवाए, उसके बाद गए तो फिर यहाँ पर पंचायती हुआ। वहाँ का पंचायती लोग भी बोले से बॉन्ड पेपर बनाइए, उसके बाद अच्छा से रखेंगे। तो हम कब बोले 1 चांस देते हैं, अच्छा से हम रहते हैं। तो उसके बाद फिर हम गए वहाँ पर 6-7 महीने अच्छा से रखे। फिर उसके बाद नेपाल हम ले गए। नेपाल ले जाने के बाद वहाँ पर 2-3 महीने हमारे साथ अच्छा से व्यवहार किए हैं, अच्छा से व्यवहार। उसके बाद
उसके बाद ना फिर झगड़ा किए, गाली किए, मारा पीटी किए। फिर वहाँ पर जाने के बाद कौन मारपीट किया है? मेरा हस्बैंड। अच्छा, सास ससुर मारपीट किए थे। अच्छा, क्या नाम है पति का? चितरंजन ठाकुर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम चितरंजन घनश्यामपुर वैसे। अच्छा, क्या हुआ है? अभी हुआ है, वहाँ पर गए, वहाँ पर मारपीट करता है? हाँ, मारपीट वहाँ पर करते थे। दहेज वहेज का भी डिमांड करता है? हाँ, दहेज वहेज के डिमांड करते थे। अच्छा, क्या बोलता था? बोलते थे अपना मम्मी पापा से इतना पैसा मांगा, 2 लाख 1 लाख रुपया मांगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा से रखेंगे, नहीं तो हम दूसरा शादी कर लेंगे। दूसरा शादी कर लिया है क्या? लड़की को लेकर भाग। हाँ, दूसरा शादी कर लिए हैं, लड़की को लेकर चले गए। पति का मतलब पहले से किसी लड़की के साथ भी हाँ, अफेयर चल रहा है? पहले से नहीं था, उसके बाद नेपाल में गए ना, उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद वही सब हुआ। शादी पति कर लिया है? हाँ, अभी कर लिया है कि नहीं किया हमको उतना डिक्लेयर मालूम नहीं है। अच्छा, लेकिन वहाँ पर है ना, नेपाल के लड़की जिस दिन वो गायब हुए थे ना, उसी दिन लड़की भी वहाँ की गायब हुई है। कितना दिन पहले शादी हुई थी आपकी? 2021 में। बच्चे भी हैं? बच्चा है, 6 महीना प्रेग्नेंट है। अच्छा, प्रेग्नेंट है? जी। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। कहाँ के रहने वाले हो? मधुबन। जिला? मोतिहारी है। पूरा मामला है कि हम अपने लड़की को शादी किए 2021 में। अच्छा, और शादी करने के जो भी दान दहेज जो था और जो लड़की को देन लेन किया जाता है, दामाद को देन लेन किया जाता है, हम सब पूरा चीज़ दिए, हर चीज़ दिए। उसके बाद में हमारी लड़की यहाँ आई तो 1-2-3 महीना ठीक से रखा और उसके बाद में उसको लगा मारपीट करने के बाद में एक रोज गांव में बगल में ही घर का देवता का पूजा हो रहा था, समझे? तो वहाँ उस रात में बोल रहा है इसका चितरंजन ठाकुर और उसका मम्मी कि तुमको आज रात को जान से मार के फेंक देंगे और लटका देंगे बलेरी में। लटका करके क्या करेंगे, तुमको कह देंगे कि अपने आप गर्भफंसी लगा के मर चुकी है। ये मामला है मधुबन बेसिन का मामला है, औराई थाना अंतर्गत मधुबन बेसिन, जहां की पत्नी ने ही अपने पति पर ये आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है कि उसका पति किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध उसका था और जिसमें कि लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई है। और उसने आवेदन में ये दिया है कि ये इस लड़की के साथ कभी मोतिहारी, कभी सीतामढ़ी, कभी नेपाल, जहाँ तहाँ ले जा करके उसके साथ प्रेमालाप करते थे, जिसमें कि वो प्रेग्नेंट भी है। और साथ में उसने दिया है कि ससुराल वाले दहेज के लिए इसको प्रताड़ित भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कांड औराई थाना कांड संख्या 4725 दर्ज कर लिया है और इसका अनुसंधान कर रहे हैं। जो दोषी होंगे उनको हम लोग सजा दिलवाएंगे। औराई थाना क्षेत्र के अतरार गांव से पुलिस ने 2 लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 4 शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर दिया। औराई थाना क्षेत्र में होली में खपाने के लिए लग्जरी वाहन से ब्रांडेड कंपनी की विदेशी शराब लाए जाने की सूचना पुलिस को मिल गई, जिसके बाद औराई थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए 2 लग्जरी वाहन, 2 बाइक और 4 शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एक बार फिर मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना अध्यक्ष राजा सिंह को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के अंतरार गांव के निवासी संतोष सिंह के घर से 2 लग्जरी वाहन से ब्रांडेड विदेशी शराब की खेप को ठिकाने लगाया जा रहा था। इसी बीच औराई थाना अध्यक्ष राजा सिंह को गुप्त सूचना प्राप्त हो गई, जिसके बाद सूचना के आलोक में औराई थाना अध्यक्ष दलबल के साथ अंतरार गांव निवासी संतोष सिंह के घर पर छापेमारी करते हुए 2 लग्जरी वाहन, 2 बाइक के साथ ब्रांडेड कंपनी की 208 लीटर विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। वहीं पुलिस टीम ने मौके से 4 बड़े शराब माफिया को भी धर दबोचा है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान कई शराब कारोबारी मौके से फरार भी हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए औराई थाना की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं पकड़े गए शराब माफियाओं में से 3 हथौड़ी थाना क्षेत्र के, जबकि 1 औराई थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी
विद्यासागर ने बताया कि औराई थाना की पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि होली में खपाने के लिए 2 लग्जरी वाहन से विदेशी शराब की बड़ी खेप औराई थाना क्षेत्र के अंतरार गांव निवासी संतोष सिंह के घर पर पहुंची है और उस शराब को ठिकाने लगाया जा रहा है। वहीं सूचना के आलोक में वरीय अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई, जहां से 2 लग्जरी वाहन, 2 बाइक, तकरीबन 51 से 75 लीटर विदेशी शराब, 156 लीटर बियर को बरामद किया गया। वहीं छापेमारी के दौरान 4 शराब कारोबारी की भी गिरफ्तारी की गई है, जिनकी पहचान हथौड़ी थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी मणिशंकर कुमार, विजय कुमार और वीरेंद्र राय के साथ औराई थाना क्षेत्र के अंतरार गांव निवासी गोलू कुमार के रूप में हुई है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान 13 शराब कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं गिरफ्तार चारों शराब माफियाओं से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की कवायद की जा रही है। हाँ, ये कल की घटना है। कल औराई थाना क्षेत्र में एक अतरार गांव है, तो अतरार गांव पर ही हमारे थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि अतरार गांव का संतोष सिंह है, उसके यहाँ मणिशंकर कुमार वो बहुत बड़ा खेप लाने वाला है। तो वहाँ पर अचानक से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान संतोष सिंह वहाँ से भागने में कामयाब रहा, लेकिन वहाँ पर जो लोग भी गाड़ी से, बाइक से अपना शराब का खेप लाए हुए थे, तो वो शराब और 2 गाड़ियाँ, एक अल्ट्रोज गाड़ी है और एक स्विफ्ट डिजायर, तो ये महंगी गाड़ियाँ वहाँ पर, जिससे कि शराब लाया ले जा रहा था, ढोया जा रहा था। और 2 बाइक भी था। 2 बाइक था कि वो जो कार से शराब आई थी उसको बाइक से ही इन लोग फिर दूसरे जगह ले जाता। तो वहाँ से 4 कारोबारी, जिसमें कि एक मणिशंकर पर तो था ही कि मणिशंकर शराब ले जा रहा है अल्ट्रोज गाड़ी पे, तो मणिशंकर पकड़ाया है, एक वीरेंद्र राय पकड़ाया है, एक विजय कुमार पकड़ाया है और एक गोलू कुमार पकड़ाया है, जिसमें कि गोलू कुमार अतरार का है और बाकी जो मणिशंकर, विजय और वीरेंद्र राय, ये लोग शाहपुर थाना हथौड़ी के रहने वाले हैं। इस तरह से जब इन लोगों से पूछताछ की गई है तो कहाँ से ये लोग शराब लाया था और कहाँ ले जा रहा था, तो ले जाने का तो संतोष सिंह का था, लेकिन कहाँ से ला रहा था, तो इस तरह से हम लोग को ये जो नाम बताया है उसमें 13 नाम आया है, जिसमें से अब तक 4 गिरफ्तारी हुई है और एक बहुत बड़ा रैकेट ही पकड़ में आ गया है। होली के समय में हम लोग काफ़ी मुस्तैद थे इसके लिए, थानाध्यक्ष औराई भी काफ़ी मुस्तैद थे, जिसके आधार पर ये चारों बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हुए हैं और बाकी 9 लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। कार ये किन लोगों की है? हाँ, ये कार अभी इसका अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन इसका उपयोग ये लोग करते थे, या तो अनुसंधान में ये तथ्य आएगा कि ये कार चोरी की थी, बाइक चोरी की थी और ये लोग चोरी के बाइक से ही ज्यादा ये कार्य करते हैं, लेकिन अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। क्या आसपास के जिले के जो शराब माफिया है उनसे बिल्कुल संलिप्तता है, इसलिए हम लोगों ने नाम भी दिया है, नेम्ड किया है और उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इसको ऑपरेट कौन करता था इन लोगों में से? इसमें देखिए मुख्य सरगना मणिशंकर कुमार है और ये संतोष सिंह जो जिसके घर पर ये शराब कटता, जो अतरार गांव का है, ये 2 मुख्य सरगना है, लेकिन बाकी अब किस बड़े सरगना से ये लोग शराब लेते थे इसका भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। दोनों ही कि एक इसके तह में जाकर हम लोग हथौड़ी कटरा से भी संपर्क किए हैं और आई थानेदार हथौड़ी थाना और कटरा थाना से भी संपर्क किए हैं और वहाँ भी छापेमारी कुछ रात में की गई है, कुछ छापेमारी आज की जाएगी। पकड़ा गया शराब कहाँ का निर्मित है? बीपीएल परिवार को कबीर अंत्येष्टि अनुदान निगम द्वारा नहीं दिए जाने पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने नगर विकास विभाग को पत्र भेजा। मुजफ्फरपुर नगर निगम के पूर्व महापौर सुरेश कुमार ने कबीर अंत्येष्टि योजना में गड़बड़ी को लेकर नगर विकास विभाग और नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से बताया कि कबीर अंत्येष्टि योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर में इसका पैसा भी गरीबों को समय पर नहीं मिल पाता है। इस योजना के तहत निर्धन व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत तुरंत 3000 रुपए देने का प्रावधान है, लेकिन
दुर्भाग्य है कि लोगों को इसके लिए भी हाथ फैलाना पड़ता है। इसे लेकर कई पार्षद कहते हैं ऐसी योजनाओं को लेकर जनता के सहयोग में उनकी खुद की काफी निजी राशि फंसी हुई है। नगर निगम से किसी को काफी लेट तो किसी को राशि मिलती भी नहीं है। अधिकारी टाल मटोल करते रहते हैं। इस वजह से दाह संस्कार में समय लग रहा है। पूर्व मेयर सुरेश कुमार का कहना है कि उनकी राय में किसी भी गरीब आदमी की अगर मृत्यु होती है तो तत्काल नगर निगम से घंटे 2 घंटे में निगम कर्मी ये राशि मृतक के परिजन को उपलब्ध कराएं। इसके लिए नगर आयुक्त को पहल करनी चाहिए। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। ज्वलंत मुद्दा ये है कि जो भी मुजफ्फरपुर में या बिहार में कहीं भी कहें, मुजफ्फरपुर खासकर जो गरीब गुरबा जो बीपीएल में जिस सूची में नाम है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कबीर अंत्येष्टि, जिसमें 3,000 रुपया उनको देना है। वो पैसा उसके लिए इसलिए देना है कि भाई उसको उस समय तत्काल लकड़ी उकड़ी खरीद के और दाह संस्कार करे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है हमको मुजफ्फरपुर में एक गरीब आदमी, ऐसा कितना घटना हो रही है हम सब पता लगा लिए हैं, इतनी घटना हो रही है कि जस्ट बगल में ही एक बेचारा बहुत गरीब हैंड टू माउथ आदमी है। 26 तारीख को शिवरात्रि के दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है और अभी तक आज 6 दिन होने जा रहा है, अभी तक उस गरीब आदमी को 1 रुपया नहीं मिला है। मैंने इसके नगर आयुक्त महोदय से बात किया, नगर आयुक्त महोदय ने बोला कि मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मेरा ये कहना है आपके माध्यम से नगर निगम को कि भाई जब नगर निगम से मेरी बात हुई है, नगर निगम कहता है कि हम 15,000 रुपया पार्षद दिए हुए हैं, बाई चेक दिए हुए हैं। सो पार्षद का काम है कि जो मरते हैं उनको पैसा देने का। पार्षद से बात होती है तो पार्षद ये कहते हैं कि हमको नगर निगम पैसा देती ही नहीं है, जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक जो हम पैसा नहीं देंगे। अब आप बताइए, मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाह रहा हूं, नगर निगम को कहना चाह रहा हूं कि जो गरीब गुरबा है, मरा है, आखिर के वो तो पार्षद का वोटर है। आपको विगत दिन अभी नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई है, मैंने उसमें भी आवाज उठवाया है, लेकिन लोग कहना है कि पैसा मिल रहा है। भाई जमीनी हकीकत ये है कि गरीब गुरबाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। मेरा मांग है नगर आयुक्त महोदय से कि आप अविलंब इस पर ध्यान दीजिए और जो गरीब मरते हैं, जो हैंड टू माउथ है, जो जिसका बीपीएल सूची में नाम है, उसको जैसे मरे उसको तत्काल 3,000 रुपया 2 घंटे के अंदर मिलना चाहिए उसको। ये जो चेक देना लेना, ये सब घटना, ये सब चीज जो है, ये सब बाहर में भेजना चाहिए। सब चीज को, ये सब से काम नहीं चलने वाला है। गरीब को पैसा मिलना चाहिए। प्रावधान कितने दिन में पैसा देने का है? प्रावधान इसमें कुछ नहीं है। आप फिर समझिए, प्रावधान को हम जब मेयर थे उस समय सभी गरीब को पैसा मिलता था। तत्काल जो हमारे पार्षद थे उस समय जो भी मरते थे तत्काल पर पॉकेट से पैसा देते थे। आप वोट लीजिए जनता का, मैं पार्षद करना चाहूँ, वोट लिए जनता का, अब मरेगा तो पॉकेट से पैसा नहीं निकालिएगा। आपका काम है तत्काल 3,000 रुपया जाकर दीजिए पॉकेट से, और फिर आप बैंक से जो आपको चेक मिला उसे बचा लीजिए। तो पार्षद क्या कहते हैं कि भाई हमको नगर से पैसा मिलता ही नहीं है। तो ये माननीय महापौर महोदय, नगर महोदय, मैं आपको कहता हूं इस चीज को, इस पर अविलंब ध्यान दीजिए, नहीं तो ये बहुत गरीब का आह लगेगा आप लोगों को। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणाल ने अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं
और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। समरनालय परिसर में कचरे में फेंका मिला सैकड़ों वोटर ID कार्ड। सोमवार को जब नगर निगम के सफाई कर्मी समरनालय में सफाई करने पहुंचे तो कचरे के ढेर पर सैकड़ों मतदाता पहचान पत्र बिखरे देख दंग रह गए। मतदाता पहचान पत्र, वोटर आई कार्ड समरनालय परिसर में कचरे में से चुनकर सफाई कर्मियों ने एक बॉक्स में रख दिया। सफाई कर्मी राम सेवक राम ने बताया कि सुबह जब सफाई करने के बाद कचरा उठाने पहुंचे तो कचरे के ढेर पर सैकड़ों वोटर आई कार्ड फेंका हुआ था। सभी कार्ड को अलग करके रख दिए हैं कि जिसका कार्ड होगा वो अपना कार्ड ले जाएगा। इस संबंध में जब निर्वाचन कार्यालय के कर्मियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। हालांकि उप निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय कुमार ने कहा है कि अब कलर वोटर कार्ड आ गया है। ये सभी पुराना ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड है, इसलिए फेंक दिया होगा। पर किसी के गोपनीय कार्ड को इस तरह कचरे में फेंकना गलत बात है। इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच करने पर पता चला है कि कचरे में फेंके गए मतदाता पहचान पत्र कटरा, गायघाट, कांटी और औराई विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की संभावना अक्टूबर-नवंबर में है। चुनाव के दौरान अनिवार्य मतदाता पहचान पत्रों को इस तरह फेंके जाने से क्षेत्र के लोगों में रोष है। उनका कहना है कि लोगों की पहचान को गोपनीय रखने के बजाय उसे कचरे में फेंक दिया जाना निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शाता है। इस तरह फेंके गए पहचान पत्र का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड से लेकर कई अवैध कार्यों में किया जा सकता है। ये बेहद संवेदनशील मामला है जिसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कहाँ गिरा हुआ? ये कचरे में बिगा रहा था, कचरे से उठा के हम लाए। कितना था वोटर मान चली ना है 2100 है। फिर क्या किया? पूरे में डाल दिए, छाट दिए, पूरा मिला जब डब्बा में कस कर रख दिए। किसी हुआ तो अपन ले जाएगा अपना, इसे हटा दिया बाहर छाट को। कब देखे थे? आज देखे हैं।
सबको उठा लिए रख दिए डब्बे में सैद दिए। किसी को भाई को मिलेगा अपन ले जाएगा अपना। नाम क्या आपका? नाम है राम सरोवर, नगर निगम। पत्रकार हत्याकांड मामले में फरार आरोपी के घर पर मनियारी थाना प्रभारी ने बैंड बाजा के साथ पहुंच नोटिस चिपकाया। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के ग्रामीण पत्रकार शिवशंकर झा हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर सोमवार को बैंड बाजा के साथ पहुंचकर पुलिस ने इस्तेहार चिपकाया। 48 घंटे में सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती करते हुए घर के खिड़की दरवाजे को उखाड़ लेने का निर्देश परिजनों को दिया गया है। आपको बता दें कि चाकू से गोदकर आरोपी ने पत्रकार शिवशंकर झा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। उसके बाद से फरार चल रहा है। मनियारी थाना क्षेत्र के मारीपुर गांव के निवासी और ग्रामीण पत्रकार शिवशंकर झा की हत्याकांड मामले में फरार चल रहे एक आरोपी फूल बाबू के घर सोमवार को मनियारी थाना की पुलिस बैंड बाजा के साथ में पहुंची और उसके घर पर इस्तेहार चिपकाया। पुलिस ने फरार आरोपी के परिजन को आदेश दिया कि 2 दिनों के अंदर अगर आरोपी सरेंडर थाने में या कोर्ट में नहीं करता है तो कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर आरोपी फूल बाबू को 2 दिनों की मोहलत दी गई है। इस मामले पर मनियारी थाना प्रभारी देवव्रत कुमार ने बताया कि पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या मामले में एक आरोपी फूल बाबू काफी दिनों से फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की गई, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया। अब कोर्ट के निर्देश पर आरोपी के घर पर इश्तिहार चिपकाया गया है। अगर आरोपी सरेंडर नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। वहीं इस मामले में पूर्व में 3 आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आज मनियारी थाना कांड संख्या 147/24 जो पत्रकार हत्याकांड से संबंधित है, उसमें एक अभियुक्त जो फूल बाबू घुटन जो काफी दिन से फरार चल रहा है, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से पहले वारंट फिर इश्तिहार प्राप्त कर अभी चिपकाया गया है। आसपास के लोग को सूचित किया गया है ताकि अगर वो कहीं भागा फिर रहा है तो वो आके माननीय न्यायालय या पुलिस के समक्ष समर्पण करे और इसके बावजूद अगर वो समर्पण नहीं करता है तो फिर कुर्की की जाएगी। और SHO देवव्रत कुमार मनियारी। राजपूत समाज को अनदेखी पर जिला जदयू के वरिष्ठ नेता ठाकुर हरि किशोर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव एवं पूर्व राज्य परिषद के सदस्य रह चुके समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार को नेता मानते हुए जदयू के मजबूत कार्यकर्ता के रूप में आज तक काम करते रहने वाले मुजफ्फरपुर साहेबगंज क्षेत्र के निवासी ठाकुर हरि किशोर सिंह ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि जदयू में राजपूत समाज का खासकर उपेक्षा एवं नजरअंदाज किया जा रहा है। जदयू अब 2 खास जातियों का बनकर रह गया है। ठाकुर हरि किशोर सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष अभी से ही टिकट बांटने लगे हैं, जबकि जदयू में नीतीश कुमार ही निर्णय लेते थे। लेकिन आज के दौर में जदयू पार्टी नीतीश कुमार से बेकाबू हो गया है, उनके बस में अब नहीं है। अब कुछ खास लोग ही जदयू चला रहे हैं। इससे आहत होकर आज हम इस्तीफा दे रहे हैं और अपने लोगों से विचार विमर्श कर तय करेंगे कि कहां से चुनाव लड़ना है और रणनीति बनाना है। साथ ही साथ कहा कि कई टर्म से हम साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जदयू पार्टी अब उन विचारधाराओं को छोड़ चुके हैं जो पहले लोहिया, कर्पूरी, बाबा साहब के विचारों पर चलते थे, समतामूलक समाज की बात करते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लड़ना होगा तो हमारा घर साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में है, हम साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकते हैं। हम अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे लोग कहेंगे तो आवश्यक लड़ेंगे। समता पार्टी काल से पार्टी में जुड़ा हुआ हूं, विभिन्न पदों पर काम करते आ रहा हूं। यह पार्टी माननीय जौहर साहब और आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा सामाजिक समरसता को देखते हुए सामाजिक परिकल्पना के साथ पार्टी का निर्माण किया था,
जिसमें सभी जाति के धर्म के लोगों को सम्मान मिल सके, संवैधानिक रक्षा हो और समाज के हर वर्ग के लोग अपने में समानता महसूस करें। आज पार्टी के भीतर क्या कहें कि एक जाति विशेष के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, उससे वंचित हैं। पार्टी जौहर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जननायक जी के विचारों को देखते हुए पार्टी बनाया था, लेकिन पार्टी आज उससे अलग हो चली है। आज पार्टी में अफसरशाही हावी है, प्रदेश अध्यक्ष का तानाशाही जारी है और भ्रष्टाचार चरम पर है। किसके जरिए तानाशाही जारी है? प्रदेश अध्यक्ष की पार्टी में तानाशाही जारी है, कहने में संशय नहीं है। चूंकि जिला के जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आज विभिन्न क्षेत्रों में टिकट बंटवारा कर रहे हैं। अभी से टिकट का बंटवारा हो रहा है कि आप लड़िएगा तो आप लड़िएगा, टिकट का व्यापार चला रहेगा। और मैं बता दूं कि इस पार्टी में जाति हावी है। आवासीय उज्जवल विद्यापीठ पढ़ाई के साथ छात्रों के भविष्य संवार रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, सिटी न्यूज के फेसबुक लाइव में तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा पर, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि हर घर में बच्चों के लिए माँ बाप सोचते हैं। ऐसे में आज हम एक ऐसे स्कूल में आए हैं जिनका नाम आपको बता देंगे, उनको पहचान की जरूरत नहीं है। आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। यहाँ बच्चों को बचपन यानी प्राइम मतलब जो स्कूलिंग होती है, बच्चों को जो बचपन से सिखाई जाती है, वहां से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और ये तमाम दृश्य आप देख सकते हैं कि आवासीय उज्जवल विद्यापीठ, इसका एक बड़ा सा ग्राउंड है। पहले तो ये ग्राउंड दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से बड़ा सा कैंपस है, ग्राउंड है। बच्चों को खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं और इसमें बच्चे हॉस्टल में रहकर एक तैयारी करते हैं और उनको एक माहौल दिया जाता है कि किस प्रकार अपने भविष्य को बच्चे खुद तराशे। और यहाँ के शिक्षक भी लगातार इस चीज को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं और दिन रात एक कर बच्चों के भविष्य तराशने में ये आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये जिले में ये स्कूल एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि आवासीय उज्जवल विद्यापीठ ये नाम अब शहर के किसी एरिया नहीं, दूर दराज के रूरल एरिया में भी लोग जानते हैं। और दूर दराज के लोग यानी दूसरे जिले के लोग भी अपने बच्चों को यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाते हैं। ये देखिए कंप्यूटर लैब है यहाँ पर, बाकायदा टीचर जो छात्राएं खासकर छात्रा की ट्रेनिंग दी जा रही है कंप्यूटर किस प्रकार से। चूंकि आधुनिक युग में कंप्यूटर अब हर बच्चों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी का जो एजुकेशन होता है बिना कंप्यूटर का नहीं हो सकता है। ये तमाम ऐसे दृश्य को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों की तैयारी की जा रही है। घुस यहाँ एंट्रेंस पे जैसे ही हम इंटर किए और यहाँ के जो इंचार्ज हैं स्कूल के, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जय नारायण हुआ। सर ये बताइए कि क्योंकि शिक्षा के जगत में अभी माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें और कैसे वो आगे बढ़ें बच्चों के भविष्य तराशने में, और बच्चे खुद से ही पढ़ाई करें, क्या बेसिक आप लोग तैयारी कराते हैं इस स्कूल में? देखिए, सबसे पहली बात है कि शिक्षा ये शब्द जो है ना अपने आप में बहुत बृहत अर्थ रखता है। जिस तरह से आप तराजू को देखते हैं उसके दो पलड़े होते हैं, दो पलड़ा। तो शिक्षा जब भी होना चाहिए तो एक तो जो किताब है, एक पुस्तक है, उससे जुड़े शिक्षा है। दूसरी बात है कि उस शिक्षा के साथ आत्मिक उन्नयन होना चाहिए। जब तक आत्मिक उन्नयन नहीं होगा तो शिक्षा का कोई
अर्थ न रह जाता है जीवन में। तो मेरा मूल उद्देश्य यह भी है कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ आत्मिक उन्नयन हो, जिससे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, यानी कि पूर्ण रूप से उनका जो दायित्व है वह समझ सके। और जब वह दायित्व समझ लेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर वो जागृति आ जाएगी और फिर स्वतः अपने आप को करने लगेंगे। अच्छा, यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था है, कहाँ से बच्चे आते हैं यहाँ पर? मतलब उत्तर बिहार में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये अघोषित राजधानी है, यहाँ लोग आकर चाहते हैं, कहाँ से ये मतलब यहाँ पर? देखिए, यहाँ तो बिहार के कोने कोने से बच्चे यहाँ आए हैं, पढ़े हैं और अभी भी यहाँ वर्तमान में पढ़ रहे हैं। जैसे आप सुपौल देख लीजिए, पूर्णिया है, मधुबनी है, इधर बेतिया है, इधर आपको हाजीपुर है, यहाँ तक कि पटने की भी बच्चे जो हैं, पटना जिला जो एक राजधानी है, वहाँ से भी बच्चे हमारे यहाँ मने की नामांकन लिए। और इधर देवघर से भी बच्चे आते हैं और अभी हैं। तो बच्चों को मतलब जो बेसिक मतलब नर्सरी से ही स्टार्ट करते हैं, तो नर्सरी से ही उसको अपने यहाँ हॉस्टल में व्यवस्थित कर देते हैं? जी, अभी मेरे पास जो अभी है बच्चे वो नर्सरी से हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको मैनेज करते हैं। नर्सरी को इसलिए नहीं हम लेना चाह रहे हैं कि चूंकि अभी उसका बचपना है, अभी उसका बहुत सारा अधिकार है खेलने का, तो हमारा प्रयास रहता है कि 1 से, है ना, ऊपर बच्चे रहे, 1 से रहे तो ज्यादा वो कंफर्टेबल होता है। अच्छा, बच्चों के लिए। अच्छा, ये कैसे मतलब बच्चों में मतलब जो आगे के भविष्य तलाश है उसको लेकर क्या मोटिवेशन करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एजुकेशन जो होना चाहिए वह एजुकेशन हम जो अभी मैं तय किया हूँ यहाँ पे एजुकेशन देने का, तो एक तो होता है क्या कि बच्चे जो फॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन है वो एकेडमिक एजुकेशन उसको दिया जाता है। जैसे आपको सर पहले इसके लिए मैं रोक रहा हूँ, हम लोग बात करते करते जरा स्कूल घुमाएंगे आप अपना? जी, निश्चित रूप से। ये आप देख सकते हैं, ये क्लास 5 है। अच्छा। और इसमें सभी मतलब छात्र बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी कंप्यूटर का क्लास इसमें चल रहा है और नेक्स्ट क्लास जो है आपको यहाँ ये क्लास 4 है। ये इधर आप देख सकते हैं, ये क्लास 4 है। ये 4 के बच्चे हैं और देख सकते हैं कितना व्यवस्थित तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जी। और ये क्लास जो है बहुत अच्छे ढंग से यहाँ संचालित जो भी वर्ग है उसको किए जा रहे हैं और किए जाते हैं। और मेरे यहाँ एक बात है कि मेरे यहाँ क्लास सफर नहीं करता है। अच्छा। ये कोई टीचर नहीं आए तो हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, उनका अरेंजमेंट क्लास भी लगता है और सिलेबस को पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि वो इंटरटेनमेंट क्लासेस होते हैं, नहीं, सिलेबस को आगे उसको प्रोसीड कराया जाता है। तो कुछ और क्लासेस देखेंगे आपका? जी, ऐसे ये क्लास जो है 3 क्लासेस है। अच्छा, 3 है। ये क्लास 3 है, आप इसको देख सकते हैं और बच्चे काफी तल्लीन है पढ़ने में और एंजॉय करते हैं। पढ़ना इनके लिए खेलने के समान है। चलते हैं अब जरा इस स्कूल में आगे और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे कि किस प्रकार से है। सर पहले तो हम आपका हॉस्टल भी देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप व्यवस्थित बच्चों को। आप सीनियर ब्लॉक भी आप घूमना चाहेंगे तो आप घूम सकते हैं, सीनियर बच्चे भी हैं यहाँ। ये 9th क्लास है। अच्छा। और इसमें अभी साइंस क्लासेस हैं, चल रहे हैं। साइंस टीचर हैं वे DK सुमन सर हैं, पढ़ा रहे हैं। और ये 9th क्लास। आगे क्या? ये भी 9th क्लास है, चूंकि सेक्शन
वाइज यहाँ मैंने बच्चे को रखा गया है। और बच्चे का जब एडमिशन होता है तो उसी समय जो है उसका जो एजुकेशनल जो पैमाइश है उसके आधार पर उसको हम क्लास को डाइवर्ट कर देते हैं, सेक्शन में बांट देते हैं। ये कौन 7? ये 7 क्लास है। अच्छा, ये 7 क्लास है और इधर जो है 8 क्लास है। अभी इसका कंप्यूटर लैब है, इसलिए अभी लैब में बच्चे हैं। तो अब हम लोग चले वो हॉस्टल की तरफ। एकदम निश्चित रूप से हॉस्टल मैं आपको ले चलता हूँ। और अभी मैं आपको हॉस्टल की तरफ आप चलिए। यहाँ जो हॉस्टल है सर, हॉस्टल जो है सर, यहाँ बहुत आधुनिक ढंग से इस हॉस्टल को बनाया गया है और जहाँ बच्चे बहुत शांत वातावरण में अपना अध्ययन करते हैं। ग्राउंड तो आपका काफी बड़ा है। जी, ग्राउंड चूंकि विद्यालय का है और जिस तरह से बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है उसके जीवन को संवारने का, उसी तरह से हर स्थिति परिस्थिति को संवारने का चूंकि ये काम किया जाता है और इस पर ध्यान रखा जाता है शिक्षा से लेकर व्यवस्था तक। अच्छा, जब ना बच्चों को जब खेलना रहता है तो किस प्रकार से मैनेज करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो है गेम टीचर अभी बहाल हुए हैं, है ना। पहले तो चूंकि अभी स्कूल की आयु उतनी अधिक नहीं है, अभी तो कम दिनों का ही स्कूल है। और लेकिन है क्या कि धीरे धीरे अब इसमें बहुत इसे व्यवस्थित किया गया है। अभी एक टीचर है हमारे यहाँ बिमल सर, वो फिजिकल टीचर भी हैं और एकेडमिक टीचर भी हैं। तो अब हम लोग उस तरह से क्लास जो है गेम पीरियड है, उस गेम पीरियड को अलॉट हम लोग बच्चे को करते हैं और उस गाइड के तहत, है ना, टीचर के ये हॉस्टल है। जी, यही हॉस्टल है। और आप देख सकते हैं। गार्जियन से क्या अपील करना चाहते हैं कि बच्चों को अगर अपना भविष्य में संवारने के लिए यहाँ एक बार जरूर विजिट करें? जी, निश्चित रूप से, चूंकि हमारा विद्यालय विगत 10 वर्षों में जो रिजल्ट दिया है वह अद्भुत रहा है। जैसे वो आपको BHU का रिजल्ट हो, चाहे सैनिक का रिजल्ट हो, चाहे देवघर का रिजल्ट हो, RKM का, यानी इन जितने भी रिनाउंड स्कूल्स हैं, तो वहाँ मेरे बच्चे compete करते हैं, कंपटीशन क्रैक करते हैं। जी लीजिए, ये जो है हमारा हॉस्टल है। बच्चे इसमें कुछ हैं अभी तैयारी कर रहे हैं और इन लोगों का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है, इसलिए इनको फ्रीडम क्लास से मिल चुका है ताकि अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो अधिकांश 1 से लेकर मतलब 8 तक के बच्चे यहाँ पे अभी उपलब्ध हैं आपके पास? जी, 8 तक के ही बच्चे हमारे पास हैं अभी और सब प्रिपरेशन में है। अभी कॉम्पिटिटिव जो बैच है हमारे यहाँ चल रहा है, तो उसमें बच्चे पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। पिछले साल भी हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते थे और compete किए और बहुत अच्छे मार्क्स से। हमारे यहाँ तो ऐसे बच्चे हैं, पिछले बार ऐसे थे कि कई जगह एक ही बार में कंपटीशन फेस की, हाँ, वो फेस किए और क्रैक कर गए एग्जामिनेशन। लेकिन जिनको जहाँ एडमिशन लेना रहा वो अपना एडमिशन लिए। ये आवासीय उज्जवल विद्यापीठ का ये हॉस्टल है और कितना व्यवस्थित है, सुसज्जित है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करने का एक माहौल तैयार किया जाता है कि बच्चे लाइफ में कैसे आगे बढ़े और कैसे किसी बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकें। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य किस प्रकार उज्जवल हो सके। तो उज्जवल करने के लिए उज्जवल विद्यापीठ में आना जरूरी है। तमाम ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे अब दूसरा मेट्रो जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया या कोटा हो गया या बेंगलोर हो गया, वहां जाके हॉस्टल में पढ़ाएं, खासकर दार्जिलिंग हो गया, ये सब जगह भेजें कि ताकि कि बच्चों का भविष्य उस हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करे और आगे बढ़ सके। ये क्रम जो है उज्जवल विद्यापीठ ने तोड़ा है और अब मुजफ्फरपुर शहर में ही, शहर के मतलब बीचों बीच
आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ है, वहां अपने बच्चों को लाएं और उनको मात्र विदिन 2-3 मंथ में ही आपके बच्चों में क्या प्रोग्रेस होगी वो तमाम चीज दिखने लगेंगे। तो सिटी न्यूज के फेसबुक लाइव के लिए अभी तक इतना ही। तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ प्रदीप कुमार केसरी, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।